आप लोग जो पीछे बैठते हो वो आगे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? या पीछे से बोर्ड सही दिखता है? अच्छा, ओके। देखिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सबको। फॉर्म किस किस ने भर दिया है? किसी ने नहीं भरा अभी तक? किसका इंतजार कर रहे हो भाई? मुहूर्त वोहरत कुछ नहीं होता। पेपर का टाइम कोई मुहूर्त के हिसाब से होगा क्या? तो पहले जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है, आज डेट हो गई 12, तो 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पहले अपना काम करो, तल्लीनता से एकाग्रचित होकर के, पीस ऑफ माइंड होकर के घर पे बैठिएगा। SSO ID से एक सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखिएगा। पहले एक ब्लैंक फॉर्म को पहले रीड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, कि क्या क्या उसमें पूछा गया है, और उसके बाद सारी चीजें, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जो है एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है? तो जो भी आपको करना है, आपका 12th का ईयर, 10th का ईयर, परसेंटेज, ग्रेड, मीडियम क्या रहा, बोर्ड क्या रहा, ईमेल आईडी क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, बहुत आराम से ठंडे दिमाग से फिल कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बैठे हुए उसमें से सब कौन कौन से दोनों के लिए एलिजिबल हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे। दोनों के लिए? आपका एमटेक है? MCA? और कौन है एलिजिबल? दो। बाकी? आपका भी तो MCA है। आपका BC MCA दोनों है? आपका दोनों है BC MCA, और इधर सारे बाकी सब BC बैकग्राउंड्स हैं, ऑल। ओके, चलिए ठीक है, फॉर्म फिल करिएगा। और हम हमारे पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसी अकॉर्डिंग कंपटीशन भी वैसा ही है। तो मैं बार बार आप लोगों से डेली, मैं जब आता हूं, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहता हूं कि आप लोग जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़ें, बट उसको डेली रिवाइज करें, रिपीट करें। इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आप लोगों की यहाँ पे सिलेबस एक बार कंप्लीट हो भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें डेली सब्जेक्ट्स को उठाना नहीं है। सारे सब्जेक्ट को हमें टाइम देना है। ठीक है? हम लोग कल स्टार्ट कर चुके थे फंडामेंटल में। हमारा वेब टेक्नोलॉजी का जो बेसिक इनिशियल शुरुआत होती है, वो HTML टैग्स से होती है। यूजिंग ए टैग वी कैन डिजाइन ए वेब पेज। ठीक है? अब वेब पेज डिजाइन जब हम करेंगे, तो हमें कुछ बेसिक टैग्स की नीड होगी, और हमें कुछ एडवांस टैग्स की नीड होगी। जो आज की क्लास में हमें टॉपिक डिस्कस करना था, वो था एडवांस टैग में फॉर्म टैग, जिसमें पहला पहला आएगा फॉर्म टैग, दूसरा आएगा हमारा फ्रेम सेट, तीसरा आएगा स्पैन टैग, और कल हमने शुरू किया था डिव टैग। ठीक है? ये सारे हमारे जो है, कुछ इनको एडवांस कैटेगरी में रखा गया है। अब डिव टैग के बारे में कल हम लोगों ने देखा था कि ये डिव रिप्रेजेंट करता है डिविजन्स को। ठीक है? जब भी आपको किसी ब्राउजर को सेक्शंस में डिवाइड करना है, ये मेरा ब्राउजर की स्क्रीन होगी, इसको पर्टिकुलर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिव टैग काम में लेंगे। बट इस डिव टैग के दो एट्रीब्यूट है, विदाउट इन एट्रीब्यूट के ये काम में नहीं लिया जाएगा। पहला था आईडी और दूसरा है क्लास। आईडी है, हाँ, नेम और क्लास। ठीक है? तो आईडी हमारी हैश से रिप्रेजेंट हो रही है, और क्लास हमारा डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है? जब भी हम डिव का नेम देंगे और उसकी क्लास देंगे, क्लास हमने आईडी ली है या क्लास डॉट से उसको रिप्रेजेंट किया है, तो डायरेक्टली आप इस डिव को जब हम काम में लेंगे, तो हम इसका डिव का नाम देंगे इस तरीके से, डिव आईडी इक्वल्स टू मेन डिव। ये जो हमने नाम दिया है वो उसका नेम हो गया, और ये उसको एट्रीब्यूट से डिफाइन कर रहा है। और फिर हमने ये दिया डिव क्लास इज इक्वल टू मेन डिव, तो ये इसका नेम हो गया, और ये इसके एट्रीब्यूट होगा, या तो आईडी एट्रीब्यूट होगा या फिर क्लास एट्रीब्यूट होगा। ठीक है? तो जब भी हमें कोई पर्टिकुलर पेज की डिजाइनिंग शुरू करनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने से पहले हम क्या देखते हैं, कि कोई भी हमारा मैनुअल जो सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम को हमें ऑटोमेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? ऑटोमेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो डिजाइनिंग होगी, और डिजाइनिंग के बाद फंक्शनैलिटी होगी।
ठीक है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें ये दो फेज होते हैं। डिजाइन पोर्शन जो हमें दिखता है व्यू, और फंक्शनैलिटी हमारी होती है एक्शन, जो इस पेज के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो बात आई कि भाई हमें div टैग से हमें अपने वेब पेज को सेक्शन में डिवाइड करना है। और कल मैंने कहा था कि div टैग को जब भी हमें HTML में हम बॉडी सेक्शन में अप्लाई करेंगे, ये हमने बॉडी सेक्शन में ये div टैग लिया था, तो हमें इसके लिए, इसके डिफाइन करने के लिए हमें CSS पेज पे इसकी स्टाइल्स भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो स्टाइल कैसे डिफाइन करेंगे? स्टाइल के थ्रू हम इस डिव को डिफाइन करेंगे। ये जो डिव आपने यहां पे लिया था, और इसका या तो आपने आईडी से डिक्लेयर किया या फिर आपने क्लास से डिक्लेयर किया। जब मैं आईडी से डिक्लेयर करूंगा तो यहां पे हैश लूंगा मैं, और जब मैंने क्लास से डिक्लेयर किया तो यहां पे डॉट लूंगा, और ये हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसकी विड्थ देंगे। विड्थ इन द सेंस, जो भी हमारा ब्राउजर की स्क्रीन है उसमें ये डिव कितने विड्थ तक विजिबल होगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने ये एक पेज डिजाइन करना था, तो इसका पूरा ब्राउजर जो है उसकी विड्थ अलग होगी, और हमने जो अपना डिव लिया है उसकी हमने विड्थ 1000 पिक्सल ले ली। ठीक है। और हमने जब क्लास से लिया था तो भी हमने क्या कर लिया, 1000 पिक्सल। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को आईडी और क्लास का डिफरेंस भी बताया था। क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये जनरली हमेशा जब भी डिव की बात आती है तो डिव आईडी और डिव क्लास में डिफरेंस पूछा जाता है। आईडी स्पेसिफिक होगी, और क्लास ऐसा डिव जो पूरे थ्रू आउट द वेब एप्लीकेशन या वेब प्रोजेक्ट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो क्या, जब मैं हेडर डिजाइन करूंगा तो हेडर जो है वो पर्टिकुलर इसी पेज पे एप्लीकेबल होगा या मल्टीपल पेजेस पे एक्सेस किया जाएगा? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पे हम लेंगे डिव क्लास, और हमने दे दिया टॉप मेन्यू डिव। ठीक है। और ये टॉप मेन्यू डिव आएगा किसमें? हमारे मेन डिव के अंदर। मेन हमारा आउटर डिव होता है हमेशा। मेन डिव इज इक्वल टू, हमने दे दिया डिव आईडी इक्वल टू मेन डिव, और इसको बंद कर दिया। इसके बीच में हमने क्या लिया है, ये हमारा डिव लिया है। अब बात आई कि हमें टॉप पोर्शन डिजाइन करना था, केवल ये हिस्सा। तो हमें इसमें एक तो इमेज की जरूरत पड़ेगी, इमेज एसआरसी। हमने क्या लिया, लोगो लिया। ठीक है। और लोगो डॉट जेपीजी हमने यहां पे डिफाइन किया, उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन की। फिर हम लेंगे ओएल, ओएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर हमने ए एचआरईएफ, और हमने यहां पे ले लिया होम। ए को बंद किया हमने, एलआई को बंद किया हमने, ओएल को बंद किया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीपल मेन्यूज बनाएंगे। तो ये पोर्शन क्या होगा, हमारे मेन्यूज को क्रिएट करेगा। लेकिन इस जो हमने ओएल और एलआई ली थी, इसकी हम स्टाइल्स कहां पे डिफाइन करेंगे, हमारे सीएसएस पेज में। तो सीएसएस पेज में क्या बनेगी, इसकी हायरार्की बनेगी। हायरार्की कैसे बनेगी, आउटर टू इनर की ओर बनेगी। मेरा आउटर टैग कौन सा था, डिव टॉप मेन्यू डिव था, जो कि ये वाला तो बाहर वाला बॉक्स, इसके अंदर ये टॉप मेन्यू था। इस टॉप मेन्यू में मुझे क्या बनाना था, मेरे को लोगो लगाना था और मेरे को लिस्ट बनानी थी। अब मैंने लोगो ले लिया इमेज एसआरसी टैग से, और लिस्ट मुझे बनानी थी तो ओएलएलआई ले लिए। अब मुझे क्या करना है, इनको सीएसएस के थ्रू सेट करना है। सीएसएस क्या करेगी, ये जो आपने टैग अप्लाई किए हैं, तो सीएसएस उस टैग को डिफाइन करेगी। जैसे कि मेरा जो लिस्ट बना ओएलएलआई से, वो ये बना होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और फीडबैक। लेकिन ये वर्टिकल आ रही है भी मेरी लिस्ट। जब भी हम पेज बनाते हैं और हेडर डिजाइन करते हैं तो वो किस तरीके से आती है, हमारे इस पैटर्न में, लैंडस्केप में। ठीक है। तो ये जो हमारी वर्टिकल आ रही थी, इसको हमें सीएसएस के थ्रू क्या करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है। अब वो सीएसएस किस पे अप्लाई होगी, लिस्ट आइटम पे। तो हम इन सब के लिए सीएसएस जहां पे अप्लाई करेंगे, तो सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके थ्रू ये क्या हो जाता है, हमारा कहां चला जाएगा, इस पैटर्न में आ जाएगा। अब अगर किसी ने एचटीएमएल डिजाइन किया हो टैग, तो याद है किसी को कि ये किस प्रॉपर्टी से आएगा, कौन सी? हम्म ये आएगा हमारा, एक प्रॉपर्टी होगी एलआई, इसको आपको करना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी से आएगा ये। ठीक है। और उसके बाद ये फ्लोट लेफ्ट करते इधर ये सारे यूं आ जाएंगे लेफ्ट पोर्शन में। ठीक है। हैं?
नहीं, आप बेसिक एचटीएमएल में जब एलआई पे अप्लाई करोगे सीएसएस के थ्रू, तो ये सारे के सारे लेफ्ट में चले जाएंगे। जब नहीं, आप करके देखना, ये जब अपन बेसिक एक लिस्ट डिजाइन करेंगे तो वहां पे फ्लोट प्रॉपर्टी से ये सारे लेफ्ट में चले जाएंगे, और उसके बाद इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये हम कैसे लेंगे, मार्जिन से। मार्जिन लेफ्ट करके हम क्या करेंगे, इसमें 20 पिक्सल हमने किया तो ये सारे हमारे मार्जिन लेफ्ट हो जाएंगे। फिर इसके नीचे जो अंडरलाइन आएगी, तो ये अंडरलाइन प्रॉपर्टी हमारी हटेगी किससे, ये अंडरलाइन आ किससे रही थी, ए से। तो एक ए पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हमने किया, नन करती देरी वो अंडरलाइन वहां से हट जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग अभी एकदम बेसिक वाले ट्रेंड पे चल रहे हैं, जब हम किसी पेज को डिजाइन करना शुरू करते हैं। आप जो कंसेप्ट बता रहे हो वो एडवांस का है, फ्लो हमारे बूट स्ट्रैप में चलता है वो। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, हमारे डिव में, और डिव में आउटर से इनर की ओर हम क्या करेंगे, अपने डिव को सेट करेंगे। तो यहां पे हमें सेट करने के लिए क्या आ गए, ये तीन टैग आ गए, इमेज, डिव और ओएल। अब यहां पे आप देखिए कि कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं तो ऊपर सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, वो भी आपके इमेज टैग से आएंगे। सर्च बटन का ऑप्शन आएगा, वो भी आपके हमारे इमेज टैग के थ्रू आएगा। तो ये एक पर्टिकुलर पोर्शन हमारा डिव से डिजाइन हुआ। अब ये तो बात हुई हमारी किसकी, टॉप हेडर सेक्शन की। फिर ये मिडिल वाला स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा आउटर के अंदर ही डिव आईडी हो जाएगा हमारा मिडिल डिव। ठीक है, या फिर इसका नाम दे दिए कंटेंट डिव। इसको हमने बंद कर दिया, और इस बीच वाले सेक्शन में हमने क्या कर दिया, एक स्लाइडर चला दिया या इमेजेस ड्रैग करा दी। वो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फिर थर्ड पार्ट इसी डिव के अंदर बॉटम डिव। बॉटम डिव में हमेशा फुटर आता है। फुटर जो हमने मेन्यूज हेडर में बनाए हैं वही सारे फुटर में भी आएंगे। ये एक पर्टिकुलर पेज को डिजाइनिंग करने की फर्स्ट बिगिनिंग होती है, क्रिएट करने की। ठीक है, अब बात आई कि ये हमने डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अगला फॉर्म टैग इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। फॉर्म का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म क्यों क्रिएट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करने के लिए। कहा, किस मोड में, ऑनलाइन मोड में। व्हेन वी वांट टू कलेक्ट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर और फ्रॉम द विजिटर, देन वी क्रिएट फॉर्म विद इन ए वेबसाइट। हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट में फॉर्म क्रिएट करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका कि हम जब साइन अप करते हैं जीमेल पे अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए, तो हमसे हमारी डिटेल्स वो मांगता है, नेम, जेंडर, मेल आईडी और एक यूजर आईडी और पासवर्ड, ये हमसे क्रिएट कराता है। तो जब हम सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे गूगल के सर्वर के डेटाबेस में चली जाती है। और हम जो यूजर आईडी बनाते हैं, वो यूजर आईडी अगर ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमें बनाने की फैसिलिटी नहीं देता है। तो फॉर्म जब हम क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म के जो मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं, फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट है इंपॉर्टेंट। इन दो एट्रीब्यूट से ही क्वेश्चन बनेगा, एक्शन और मेथड। गुड। अब एक्शन और मेथड क्यों रिक्वायर्ड होते हैं हमें, देखिए कि भाई मान लीजिए मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया, ये लॉगिन फॉर्म, और ये यहां पे हमने एक लिया सबमिट बटन, और ये यूजर नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, और ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ये फॉर्म मुझे डिजाइन करना है, और इसका टाइटल मैंने दिया है लॉगिन फॉर्म, इसकी हेडिंग मैंने दी है लॉगिन फॉर्म। अब ये जब फॉर्म हम डिजाइन करेंगे, तो हमें सबसे पहले फॉर्म टैग काम में लेना पड़ेगा। ये फॉर्म यहां पे स्टार्ट होगा और ये फॉर्म यहां पे क्लोज होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि जो भी एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का या किसी भी टैग का, वो हमेशा बिगिनिंग एंड पे आता है जहां पे हम स्टार्ट करते हैं टैग को। तो फॉर्म नेम हमने लिया यहां पे सबसे पहले, फॉर्म वन। ठीक है, एक्शन हमने लिया पोस्ट, सॉरी एक्शन में हमने लिया वेलकम डॉट एच टी एम एल, और मेथड में हमने लिया पोस्ट।
ये हमारा टैग ओपन हो गया, और ओपन होते ही देरी हमने यहाँ पे इसके साथ ये 3 एट्रीब्यूट लिए, 1 2 और 3। अब इन तीनों एट्रीब्यूट को हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि फॉर्म यानी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये फॉर्म को जब हमने ओपन किया और ये क्लोज किया, तो यहाँ पे इसको हमने एक नेम दिया form1, एक्शन हमने दिया वेलकम डॉट एचटीएमएल, मेथड हमने दिया पोस्ट। अब उससे पहले मैंने यहाँ पे ये एक इसका ड्राइंग डिजाइन कर दिया। एक्शन का क्या रोल होगा उसको समझिएगा। यहाँ पे यूजर आया, उसने अपना नाम डाला, ठीक है, पासवर्ड डाला abc@123 और ईमेल डाला @gmail.com। जैसे ही उसने सबमिट किया, सबमिट होते ही देरी ये एंट्री इंसर्ट क्वेरी के थ्रू कहां चली जाएगी, डेटाबेस के अंदर टेबल में। अब वो टेबल किस नाम से बनी हुई है, मेरी लॉगिन फॉर्म के नाम से, और उसके एलिमेंट कॉलम कौन कौन से हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और ये एंट्री इसमें सबमिट हुई। तो जैसे ही इसने सबमिट की, यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी के थ्रू फॉर्म कनेक्ट था टेबल के थ्रू, तो ये डिटेल वहां पे जाकर के फीड हो गई। तो जैसे ही ये इंसर्ट होकर के सबमिट होगी, तो आप लोग कहां पे रिडायरेक्ट होगे, किस लोकेशन पे, वेलकम डॉट एचटीएमएल पे। यानी आपने अपनी फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट कर दी है, डिटेल्स फील्ड कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन ये बताता है कि फॉर्म कहां रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड। मेथड में हमने पोस्ट लिखा है। पोस्ट का क्या मतलब है कि जैसे यूजर सबमिट करेगा, तो जो हमारा यूआरएल वाला पोर्शन होता है, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन जो होगी वो पोस्ट मेथड में हाइड हो जाएगी। जबकि इसकी जगह हम लेते मेथड गेट, तो वो क्या करता, विजिबल कर देता। तो विजिबल मतलब ये हैक हो सकता है, और ये क्या है, सिक्योर है। अब इसमें कितने कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर का डेटा जो है वो वहां पे विजिबल हो जाता है। इस वजह से जो है हम गेट मेथड नहीं लगाते। गेट हमारा नॉन सिक्योर मेथड है, जबकि पोस्ट हमारा सिक्योर मेथड है। तो आपके क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक्शन, मेथड और नेम से ही बनेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ये फॉर्म की एंट्री तो डेटाबेस के टेबल में जाएगी, और हमने पोस्ट मेथड लिया है तो वो सबमिट होते ही देरी रिडायरेक्ट यहां पे करेगा, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हाइड हो जाएगी। लेकिन अगर हमने गेट मेथड लिया है तो वो विजिबल हो जाती है। इस वजह से गेट मेथड कभी काम में नहीं लिया जाता है, ठीक है। और ये हमें ध्यान रखना है कि 100 कैरेक्टर्स तक की इंफॉर्मेशन वहां पे डिस्प्ले हो जाती है यूआरएल में, तो उसको चुराना, हैक करना आसान हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर्म का। अब बात आती है कि फॉर्म मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, तो ये एक अलग पोर्शन है और ये एक अलग पोर्शन है। यहां पे हमने कुछ ये लिखा हुआ है यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, और ये हमारे क्या है, उसके इन वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हमारे पास बॉक्स है। तो इन वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, लेबल, गुड। और ये हमारा जहां पे हम इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो अब हमें फॉर्म को डिजाइन करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ होते हैं एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहला आता है टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा होता है टेक्स्ट एरिया, तीसरा होगा रेडियो बटन, चेक बॉक्स, और पांचवा होगा बटन, और छठा होगा सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, और सातवां फाइल अपलोड। ये वो बेसिक क्या है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिसके थ्रू सबसे पहले हमको एक बेसिक सिंपल से सिंपल फॉर्म डिजाइन करेंगे। अब इनके बारे में डिफरेंस हमें समझना है कि काम कैसे करेंगे, इनका सिंटेक्स क्या है। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स जब भी हमें क्या करनी है, एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होंगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स काम में लेंगे, इस तरीके का बॉक्स होगा। अब इसको क्रिएट करने के लिए एक सिंटेक्स है। टेक्स्ट एरिया क्या होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, जहां पे हम क्या करेंगे, एड्रेस वगैरह या फीडबैक जहां पे हमें देना होगा, वहां पे हम टेक्स्ट एरिया काम में लेंगे। रेडियो बटन जो होगा हमारा, ये इस तरीके से सर्कुलर बटन होगा, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर का होगा। चेक बॉक्स हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, क्लिक करेंगे तो राइट टिक आएगा। और बटन हमारा जो हमें डेटा को सबमिट करने के काम में आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे
सबमिट लिख दिया। सेलेक्ट ऑप्शन क्यों काम में आएगा? ये एक ड्रॉप डाउन बनाएगा, जब यहां पे अपन क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। फाइल अपलोडर, जहां पे ये डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करेंगे और फाइल इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एचआरईएफ करके और फाइल को अपलोड करने की फैसिलिटी देगा। अब इनके सिंटेक्स को देखना है हमें। अभी तक तो हमने देखा कि ये सिंपल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये हमें कोई लार्ज इनपुट देना है, ये सर्कुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगल। तो अब हमें पहला टेक्स्ट बॉक्स देख लेना है कि टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से सिंटेक्स काम करेगा। टेक्स्ट बॉक्स जब भी आप लेंगे तो आपको क्या करना है, ये एक सिंटेक्स लिखना है, इनपुट टाइप, और यहां पे इसको लिखना है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, कॉमा नेम। जब भी आप जो नेम देंगे, तो मान लीजिए मैंने यहां पे यूजर नेम लिखा था लेबल, तो मैं कर दूंगा यू नेम, इसका नाम, ठीक है। हम देंगे वैल्यू, और वैल्यू को हम रखेंगे ब्लैंक। ये हमें लिखना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देगा। सिमिलरली जब हमें टेक्स्ट एरिया लिखना है तो ये फॉलो नहीं करेंगे। अब टेक्स्ट एरिया के लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया लिख देंगे और टेक्स्ट एरिया यहां पे क्लोज कर देंगे। तो जब भी हम इस टेक्स्ट एरिया को लिखेंगे और क्लोज करेंगे तो ये हमें एक लार्ज एरिया डिफाइन कर देगा। अब हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया की बाय डिफॉल्ट जो साइज आएगी उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो वो इंक्रीज और डिक्रीज हम रो की साइज और कॉलम की साइज बढ़ा करके कर सकते हैं। कॉल साइज 2020, इस तरीके से हम टेक्स्ट एरिया की साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगला है हमारा रेडियो बटन। रेडियो बटन सेम इसी पैटर्न पे चलेगा। रेडियो और चेकबॉक्स इनपुट टाइप में आ जाएगा, यहां पे रेडियो, और नेम में आ जाएगा RD1, और वैल्यू आपकी ब्लैंक चली जाएगी। सिमिलरली चेकबॉक्स में इनपुट टाइप चेकबॉक्स और चेक वन, और वैल्यू आपकी ब्लैंक हो जाएगी। तो टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन और चेक बॉक्स ये आपके सेम चलेंगे। और जो पांचवा है बटन, तो आप क्या लिखोगे, सेम इनपुट टाइप, और टेक्स्ट बॉक्स की जगह आप लिख दोगे बटन, ठीक है, और नेम BTN1, और वैल्यू में आपको जो भी उस बटन पे लिखवाना है, आपको उस बटन का नाम देना है, तो यहां पे आप लिख दोगे सबमिट, ठीक है। तो ये उसका नाम उस बटन पे विजिबल हो जाएगा। सबमिट की जगह मैं लिखना चाहूं एग्जिट, तो वो एग्जिट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट्स काम करेंगे। इसमें फर्क में जो फर्क पड़ेगा वो इस वाले में पड़ेगा, केवल सेलेक्ट ऑप्शन वाले में। अब एक अंतर का देख लें अपन, रेडियो बटन कब काम में लिया जाएगा, है मल्टीपल में से सिंगल वैल्यू के लिए, और मल्टीपल में से मल्टीपल वैल्यू के लिए चेक बॉक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए कि सेलेक्ट कैसे काम करेगा। सेलेक्ट हमारा, सेलेक्ट स्टार्ट होगा और ये सेलेक्ट क्लोज होगा, और इसमें ऑप्शन वैल्यू हमें देनी होगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ड्रॉप डाउन बनेगा, ठीक है। और फाइल अपलोड हमें डायरेक्ट लिखना है, इनपुट टाइप फाइल अपलोड। तो इस सबको काम में लेते हुए नेम वो आ जाएगा और वैल्यू ब्लैंक आ जाएगी। इन सबको काम में लेते हुए आपको एक बेसिक फॉर्म आप डिजाइनिंग करनी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जब बेसिक HTML की जब हम बात करते हैं और वेब ऑथरिंग टूल की जब अपन बात करते हैं कि एक बेसिक पेज कैसे डिजाइन होगा, तो वहां पे केवल इन्हीं टैग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। आज अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री में बूटस्ट्रैप काम में लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों के कोर्सेज में होता है बेसिक HTML, क्योंकि हम लोग अभी लर्निंग फेज में होते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में डेली नए नए प्लेटफॉर्म आते रहते हैं और टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करते हुए काम में लिया जाए, क्योंकि वहां पे फास्ट वर्क करना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम शुरुआत करते हैं नोटपैड में करते हैं, सी की कोडिंग हम टर्बो में करते हैं, हम बेसिक वर्ड काम करते हैं, तो ये हमारे सिलेबस का बेसिक पार्ट है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, टूल बेस्ड काम हो रहा है सारा का सारा, चाहे से वो पाइथन में हो, चाहे से PHP में हो, चाहे से .NET में हो। तो वो
स्पेसिफाइड है। हर कंपनी एक अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, कोई जूमला पे काम कर रही है, कोई ड्रूपल पे काम कर रही है, कोई कोड इग्निटर पे काम कर रही है, कोई वर्डप्रेस पे काम कर रही है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। बट जब एक बच्चा बेसिक डिग्री लेकर के जाता है तो ये बेस चीज रहती है जो आगे उनके फ्यूचर में काम नहीं आती है, बट रहता एसोसिएट इसी से है। क्योंकि जब डेवलपर डेवलपमेंट करने लग जाता है वेब प्रोजेक्ट को, तो वहां पे इन सब की नीड पड़ती ही नहीं है उनको। तो वो तो टूल स्पेसिफिक, मैंने आपको कहा था कि आजकल बने बनाए फ्रेमवर्क और टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो उसको हमें काम में लेना होता है। ये केवल हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए होते हैं जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्म टैग बना और ये फॉर्म टैग कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टैग मैंने लिखा था आप लोगों का फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट पे से भी क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बनेंगे ना एचटीएमएल में से, तो या तो एट्रीब्यूट पे से बनेंगे या फिर डिव, फ्रेम सेट और आपका ये स्पैन टैग, इन्हीं में से बनेगा। क्योंकि पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग ये तो बहुत बेसिक है, इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। और उसके अलावा डीएचटीएमएल में सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा फॉर्म टैग कंप्लीट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, कारण है उसका कि टाइम का नहीं। हाँ, बल्कि उस टेक्स्ट बॉक्स की भी लिमिट हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट कि भाई नेम मस्ट बी शुड इन 20 टू 30 कैरेक्टर्स। तो वो हम स्क्रिप्टिंग के पार्ट पे करते हैं, हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म टैग हो गया। अब बात आती है अगली फ्रेम सेट टैग की। फ्रेम सेट टैग वैसे तो काफी पुराना टैग है, बट थोड़ा सा अलग हटके है, इस वजह से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेम सेट टैग के बारे में है किसी को कोई जानकारी? एक को भी नहीं है? हो ही नहीं सकता ऐसा। इसका मतलब बी आरटीयू ने गलत दे दी बीटेक की डिग्री है। बीसीए में है एचटीएमएल, वेब टेक्नोलॉजी में। एमसीए में है वेब टेक्नोलॉजी। है नहीं, और रिवीजन हो जाएगा ना तो। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जो नंबर ऑफ क्लासेस मिली है ना आपको, मेरे को एक बार तो सिलेबस उसमें करना है, उसके बाद मैं अलग से आकर के आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन सब के लिए आप निश्चिंत रहो। अगर मैं आप लोगों के साथ एसोसिएट हो गया ना, तो मैं आपको वेब टेक्नोलॉजी क्या, मैं आपको पूरे एम टेक लेवल तक के, इवन नेट लेवल के जो मेरे नेट क्लियर किए हुए नोट्स हैं वो दे दूंगा। उन सब के लिए निश्चिंत रहो। बट एक बार थोड़ा मेरे को सर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे एक डेडलाइन दी है, उसमें थोड़ा सा क्योंकि ये सारी चीजें एचटीएमएल पूरा एक महीना लेती है। जावा स्क्रिप्ट जो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ या एमसीए में, तो जावा स्क्रिप्ट आपके वहां पे सिलेबस में एक वर्ड लिख दिया जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी एंड जावा स्क्रिप्ट। पीएचपी को करने के लिए आपको कम से कम 2 महीने चाहिए विद थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो आपको अगर वो वहां पे सिलेबस में तो केवल उसने नाम लिख दिया, लेकिन क्या अपन वो नाम पढ़ के ही थोड़ा ना रह जाएंगे? नाम लिख दिया इसका मतलब वो पीएचपी पूरी है, जावा स्क्रिप्ट लिख दिया इसका मतलब वो जावा स्क्रिप्ट पूरी है। अब उस जावा स्क्रिप्ट में वो एरे पूछ सकता है, वेरिएबल पूछ सकता है, लूप पूछ सकता है, आपके फंक्शन पूछ सकता है। तो वो जावा स्क्रिप्ट अपने को पूरी करनी होगी यहाँ इन 2 क्लास के अंदर, 3 क्लास के अंदर, 4 क्लास के अंदर। तो आप उस चीज को ध्यान रखो। बट अभी एक बार गो थ्रू हो जाओ टॉपिक से, फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या करना है। फ्रेम सेट का मतलब क्या होगा कि फ्रेम सेट जैसे आपका डिवीजन टैग क्या कर रहा था, डिवीजन टैग भी एक ब्लॉक्स बना रहा था, किसके? वेब पेज के। सिमिलरली फ्रेम सेट क्या करेगा, आपके रो एंड कॉलम के बेसिस पे डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का और वाइवा का। मैं पूछता हूं कि डिव में और फ्रेम सेट में क्या अंतर है, तो डिव कभी भी क्या करेगा, आपके पेज को ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा, जबकि फ्रेम सेट क्या करता है, आपके ब्राउजर के सेक्शन को रो के बेसिस पे और कॉलम के बेसिस पे अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करता है। तो जब भी हमें रो एंड कॉलम के बेसिस पे डिवाइड करना है, तो हमें इसकी साइज देनी पड़ती है परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है। मान लीजिए ये पूरा पेज हमारा 100% का है,
और मुझे इसमें क्या करना है, 3 अलग अलग रो वाइज सेक्शन बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे, फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 33%, 33% और 33%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा जो वेब पेज था ये इस तरीके से 3 अलग अलग सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे कॉलम्स में डिवाइड करना होगा, तो फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू 45% और 55%। तो ये इस तरीके से हमारा फ्रेम सेट हमने डिफाइन कर दिया, रो के बेसिस पे और कॉलम के बेसिस पे। जब आपको केवल रो में डिवाइड करना है तो आप ये अप्लाई करोगे, जब आपको कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आप ये अप्लाई करोगे, और ये फ्रेम सेट इस तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने इनमें से किसी भी तरीके से इसको डिवाइड किया तो बात आती है कि इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हम एक फ्रेम डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो फ्रेम क्या होगा, वो फ्रेम पहले से ऑलरेडी क्रिएट की हुई कोई क्या होगी, HTML फाइल होगी। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक फाइल बना रखी है my.html, ठीक है, और उस my.html को मैंने यहां पे सेव कर दिया फ्रेम इज इक्वल टू my.html। ठीक है, तो फ्रेम क्या हो गया, ऊपर वाले पोर्शन में ये my.html जो थी फाइल आ गई यहां पे। अगले फ्रेम में मैंने क्या ले लिया, new.html, और तीसरे में 1.html। तो अभी केवल आपको बेसिक इतना सा ध्यान रखना है कि फ्रेम सेट टैग, वहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा पैटर्न कि भी फ्रेम सेट में ये सिंटेक्स सही है या ये सिंटेक्स सही है, या आपको दे दिया जाएगा 33% ऑब्लिक ये। तो सिंटेक्स देखना होगा कि क्या सिंटेक्स सही है, आपको हमेशा ये देखना होगा कि परसेंटेज जो है इक्वल फॉर्म में होना जरूरी है। ये इस तरीके से ही आएगा 45, 55, 33, 33, 44, 44, 44, जिसमें वो कंप्लीट 100% पे कैलकुलेट होगा वो। ठीक है, तो आपको ये रो और कॉलम को देखना होगा कि ये किस टाइप से डिवाइड है। अभी इतना सा ध्यान रखना है कि फ्रेम सेट आपके वेब ब्राउजर को रो एंड कॉलम में परसेंटेज के बेसिस पे डिवाइड करता है। जब भी हमें डिवाइड करना होगा तो हमें इसकी साइज देनी पड़ेगी, डायमेंशन देना पड़ेगा रो का और कॉलम का, और जैसे ही हम डायमेंशन दे देंगे तो उस डायमेंशन के अंदर हमें एक नया फ्रेम पुट करना होगा, और वो फ्रेम जो पुट करेंगे हम, वो अपने आप में ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल होगी जो कि HTML में क्रिएट की गई होगी। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा जो ये फ्रेम है इसी को हम बोलते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम पे भी क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन आई फ्रेम। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रेम सेट पूछा जाएगा, केवल और केवल इन दो चीज पे फोकस होगा वहां पे, रो एंड कॉलम और परसेंटेज डायमेंशन पे। और फ्रेम जो है हमारा वो ऑलरेडी पहले से कोई क्रिएट की हुई HTML फाइल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फ्रेम सेट रहेगा। इसके बारे में मैं दे दूंगा नोट्स भी, और एग्जाम्पल्स भी हैं वो आप करोगे। और कल शायद टेस्ट सीरीज है क्या, कल? कल तो केवल क्लास है लाइव। ठीक है।